जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम बात कर रहे थे एलोपैथी कैसे ओझापैथी बनकर, उल्लूपैथी बनकर, एलोपैथी में कैसे बिग फार्मा, फार्मा माफिया, फार्मा फ्रॉड करते हुए मेडिकल माफिया किस प्रकार से मरीजों को मारने का काम करते हैं, किस प्रकार से ये फार्मा माफिया एक एक व्यक्ति को बीमार बनाकर केवल अपनी दवाइयां बेचना चाहते हैं। इसके ऊपर हम तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमने कल, जहां पिछले 2 एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर किस प्रकार से जुर्माने लगाए गए, और जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर जो जुर्माने लगाए गए वो किसी दवा के लिए नहीं बनाए गए। ये फार्मा कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनियां इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि वो आपको तेल साबुन के नाम पर, शेविंग क्रीम के नाम पर, बालों में लगाने वाले किसी जेल के नाम पर, आपको कहीं किसी हिस्से में लगाने वाले पाउडर के नाम पर, आपको किसी दवा के नाम पर कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकते हैं। आज उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसे हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ऐसे तर्क, तथ्य और प्रमाण की बात करेंगे जिसमें प्रमाणित हुआ कि एक एलोपैथी की दवा बनाते हुए किसी फार्मा कंपनी ने एक दवा लॉन्च की। दवा लॉन्च करते हुए उसने बड़े बड़े रिसर्च पेपर छापे, बड़ी बड़ी चीजें की, और बड़ी बड़ी चीजें करके उन्होंने कहा कि यह दवा तो पूरी तरह से सेफ है, इस दवा का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। और उसके बाद जब समय बीता तो समय बीतने के बाद यह पता लगा कि इस दवा से जो 5 साल पहले, 10 साल पहले पूरी तरह से सेफ कही थी, वो दवा आज पूरी तरह से हानिकारक सिद्ध होते हुए उस दवा से कैंसर होता है। उस दवा से एक बीमारी को ठीक करने के नाम पर जो दवा ली जाती है उससे वो बीमारी तो ठीक नहीं होती, बल्कि और कई बीमारियां लग जाती हैं। तो आज हम एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें एक बड़ा जुर्माना, आप अंदाजा लगाइए कि कोई व्यक्ति अपने जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए, घुटने का दर्द ठीक करने के लिए, टखने का दर्द ठीक करने के लिए, अपने दर्द को दूर करने के लिए कोई दवा खाए और उस दवा से हार्ट अटैक हो जाए। मतलब जोड़ों के दर्द के साथ तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन दर्द के नाम पर जो दवा खाई उसने जोड़ों का दर्द तो ठीक किया नहीं, बल्कि हार्ट अटैक और दे दिया। मैं बात कर रहा हूं मर्क कंपनी की। और ये जो केस है, ये केस बहुत पॉपुलर केस है। वियोक्स नाम की एक दवा, VIOXX के नाम से, आप सामने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। 25 mg से लेकर अलग अलग डोजेज में ये दवा पूरी दुनिया में मर्क नाम की कंपनी ने लॉन्च की। और लॉन्च करते हुए क्या कहा, देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक रोगी हैं वो किस चीज के रोगी हैं? सबसे अधिक जो रोगी हैं वो जोड़ों के दर्द के रोगी हैं। 2001 से लेकर 2010 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के WHO ने भी ये घोषणा की कि पूरी दुनिया में हड्डियों की बीमारी, दर्द की बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो दर्द की बीमारी को दूर करने के लिए 2001 से लेकर 2010 तक हम हड्डी रोग का दशक बनाएंगे, और इस एक दशक में हम हड्डियों की बीमारियों को ठीक करेंगे। इन 10 सालों में हड्डियों की बीमारी कितनी कम हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन आज हड्डियों के दर्द की बीमारियां पूरी दुनिया में, दुनिया के 200 देशों में बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि रूट काज हमें नहीं पता। तो जोड़ों का दर्द जैसे बढ़ रहा था, तो उस जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए मर्क कंपनी ने ये वियोक्स के नाम से दवा लॉन्च की, और ये कहा कि ये जोड़ों के दर्द की बड़ी जादुई दवा है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको गठिया है, जिनको किसी भी प्रकार से जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो गया है, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, जिनको चलते हुए, सोते हुए दर्द होता है, तो उसके लिए ये दवा खाएंगे। ये दवा बड़ा रामबाण काम करती है। ये दवा एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिससे जोड़ों के दर्द से बड़े चमत्कारिक तरीके से लाभ मिलेगा। जब ये दवा लॉन्च की गई मई 1999 में, आज से 24 साल पहले यह दवा लॉन्च की गई तो इसके ऊपर रिसर्च पेपर छापे गए, वैज्ञानिकों के अलग अलग फीडबैक लिए गए। रिसर्च के आधार पर यह दिखाया गया कि इस दवा को जिस जिस व्यक्ति ने खाया उसका जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, उसका दर्द कम हो गया, और वो बिल्कुल एकदम बीमार से स्वस्थ की श्रेणी में आ गया। ऐसा उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर में दिखाया, और रिसर्च पेपर में दिखाने के बाद FDA में अप्रूवल के लिए डाला। और ये जो मैं केस की बात कर रहा हूं, ये भारत का केस नहीं है, ये अमेरिका का केस है। तो आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका की FDA जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, उस FDA के लोगों को भी ये मर्क जैसी कंपनी ऐसी दवा बनाकर अप्रूवल ले सकती है। तो दूसरे देशों में क्या होता है? दूसरे देशों में, मैं यदि दुनिया के 190 देशों की बात करूं,
दुनिया के लगभग 200 देशों में से जो अधिकतर 90% देश हैं, वो देश तो एफडीए ने किसी दवा को अप्रूवल दे दिया तो एफडीए के अप्रूवल का कागज देखकर अप्रूवल दे देते हैं कि अगर एफडीए ने इसकी जांच कर ली तो हमें जांच करने की जरूरत ही नहीं है, एफडीए ने मान लिया तो ये दवा बिल्कुल ठीक है, अगर अमेरिका के लोग खा सकते हैं तो हमारे देश के लोग तो खा ही सकते हैं, ऐसा मानते हैं। तो मई 1999 में एफडीए ने इस दवा को अप्रूव कर दिया कि गठिया के लिए, अर्थराइटिस के लिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये बहुत काम करेगी। उसके बाद मर्क कंपनी ने वियोक्स इस दवा को लगातार बेचा, खूब बड़े जोरदार तरीके से इसकी बिक्री की। इसको बेचने के लिए उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सेमिनार किए, अलग अलग लोगों को, अपने एमआर को एक एक डॉक्टर के पास भेजा और इस दवा के फ्री में सैंपल बांटे। सैंपल बांटते हुए इसके जो कैटलॉग लगवाकर, इसके इश्तिहार लगवाकर हर क्लिनिक के, हॉस्पिटल के बाहर लगवाए कि आपको यदि जोड़ों का दर्द है तो आप ये दवा खाइए। और 2004 तक कई करोड़ लोगों को कई करोड़ डोजेस में ये दवा खिलाई गई। 2004 तक जब ये दवा खिलाई गई तो सितंबर 2004 आते आते केवल 5 साल में, कोई 20-30-50 साल नहीं, जो दवा मई 1999 में लॉन्च की गई रिसर्च करके कि ये दवा बहुत अच्छी है, सितंबर 2004 आते आते मर्क नामक कंपनी को जब ये पता लगा कि इस दवा से जोड़ों का दर्द तो ठीक नहीं होता लेकिन इससे हार्ट अटैक जरूर होता है, तो मर्क नाम की कंपनी ने खुद अपनी इच्छा से एफडीए में चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखते हुए कहा कि ये दवा कुछ ठीक नहीं बनी, इस दवा को हम वापस लेते हैं, और बाजार में इस दवा को बेचना बंद कर दिया। अब आप सोचिए, ऐसी दवा जिसको करोड़ों लोगों ने खाया हो, ऐसी दवा जिससे कंपनी ने करोड़ों डॉलर का फायदा कमाया हो, उस दवा को कोई कंपनी अपने आप वापस लेगी। और इस दवा को यह माना जाता था कि मर्क कंपनी की ब्लॉकबस्टर दवा है, एक तरीके से कंपनी की ये दवा बहुत जोरदार तरीके से बिकने वाली दवा है कि कंपनी की जो बिक्री होती है उस बिक्री का एक बड़ा हिस्सा इस वियोक्स दवा से आता है। तो ये सारी चीजें जब चलती रही तो 2004 तक हार्ट अटैक होने लगे और लैंसेट नाम की रिसर्च जर्नल में ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि 2004 में जो रिसर्च हुई उसमें यह पता लगा कि 88,000 लोगों को दिल का दौरा पड़ा इस दवा को खाने से और 38,000 लोगों की तो मौत हो गई। ये तो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है जो प्रमाणों के आधार पर था, जो लैंसेट नाम की एक जो विज्ञान की पत्रिका है उसमें छापा गया। उसके बाद मार्च 2006 तक मर्क के खिलाफ 2004 में उसने वापस ले ली, लेकिन जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट आया लोगों का, जो हार्ट खराब हुआ, हार्ट अटैक आने शुरू हुए, तो मार्च 2004 तक वियोक्स नामक दवा के ऊपर मर्क कंपनी ने क्योंकि चेतावनी नहीं दी थी और मर्क कंपनी ने ये नहीं बताया कि इससे हार्ट खराब हो सकता है, जोड़ों का दर्द तो ठीक नहीं होगा लेकिन आपको हार्ट अटैक हो जाता है, तो मर्क कंपनी के खिलाफ 10,000 मुकदमे दर्ज किए गए। मैं अगर इसकी रिसर्च करूं और ये पता करूं कि भारत में ये दवा बिकी या नहीं बिकी, तो भारत में भी ये दवा जरूर बिकी होगी, लेकिन मुकदमों की बात करूं तो भारत में शायद हो सकता है एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 10,000 मामले दर्ज होने के बाद 2007 में मर्क कंपनी ने यह कहा कि 2007 आते आते वो मुकदमों की संख्या 27,000 हो गई और 27,000 मुकदमों के निपटाने के लिए मर्क कंपनी ने कहा कि हम हर्जाने के रूप में, मुआवजे के रूप में, जुर्माने के रूप में 4.85 बिलियन डॉलर अर्थात 36,375 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, हमारे ऊपर अब और कोई मुकदमा ना किया जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि 38,000 जिस दवा से रजिस्टर्ड मौतें हुई, जिस दवा के ऊपर 27,000 मुकदमे चले हों, जिस दवा को बिल्कुल सेफ बताकर डॉक्टरों ने बेचा हो और जिस दवा से जोड़ों का दर्द तो ठीक नहीं हुआ लेकिन हार्ट अटैक हो गया हो, उस दवा के ऊपर 36,000 करोड़ का जुर्माना लगाने के बाद भी क्या जिन लोगों के परिवार से कोई माँ बाप बहन भाई चला गया उसकी भरपाई हो सकती है? तो 2011 में, 2007 के बाद 2011 में और पता लगा कि ये जो वियोक्स नाम की दवा है ये केवल मर्क कंपनी ने ठीक तरीके से केवल जोड़ों के दर्द के लिए ही नहीं बेची, बल्कि इसकी मार्केटिंग के लिए और इसकी बिक्री के लिए इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, इन्होंने जो आपराधिक कार्य किए हैं वो आपराधिक कार्य किए हैं। और 2011 में फिर मर्क कंपनी के ऊपर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 950 मिलियन डॉलर 7,125 करोड़ रुपए का और जुर्माना किया। तो आप देखिए
जोड़ों के दर्द की एक छोटी सी दवा जिसको आप दर्द दूर करने के नाम पर खाते हैं, वो दवा आपके हार्ट को फेल कर सकती है, हार्ट अटैक कर सकती है। और ये दवा जब वापस ली गई तो इस बात के ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई कि वो रिसर्च रिपोर्ट कौन सी थी जिसमें इस दवा को ठीक बताया गया, वो प्रोसीजर कौन सा था जिसने पहले तो इस दवा को ठीक बताया और बाद में पता लगा कि ये दवा तो हार्ट अटैक करती है। इसका मतलब क्या है कि जिस ताश के पत्तों पर, रेत के महल पर ये जो एलोपैथी के रिसर्च का सिस्टम खड़ा है, ये भर भरा कर किसी भी दिन गिर सकता है। और ऐसी कोई एक दवा नहीं है, ऐसी हजारों की संख्या में दवा है जिनके ऊपर बैन लगाया गया, जो गंभीर बीमारियां पैदा करने का कारण बनती है। अब ये मर्क कंपनी के बाद अब मैं और बात करूं तो किस प्रकार से ये धोखाधड़ी कोई एक जॉनसन एंड जॉनसन, एक कोई फाइजर, एक कोई मर्क नहीं कर रही। जितनी एलोपैथी की दवा है, जितना फार्मा माफिया है, जितना बिग फार्मा है, उसमें से अगर हम केसेस की बात करें तो सबके खिलाफ क्रिमिनल अपराधों से लेकर इसके अलावा धोखाधड़ी, ऑफ लेवल मार्केटिंग, रिश्वत देना, अवैध मार्केटिंग करना, एक दवा बनाई सिरदर्द के लिए है, ये पता लगा कि सिरदर्द में तो काम नहीं करती तो उसको पेट दर्द के लिए भी बेच देना, एक दवा पेट दर्द के लिए बनाई है उसको घुटनों के दर्द के लिए दे देना, एक दवा बनाई है डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के साथ साथ उसको नींद नहीं आने की बीमारी में भी बेच देना, एक दवा बनाई है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा बनाकर बेच देना। इस प्रकार के जो फ्रॉड करने का काम है ये भी ये फार्मा कंपनी खूब करती हैं। मैं अगर एक और एग्जांपल आपके सामने लूं तो ग्लैक्सोस्मिथलाइन नाम की एक कंपनी है जिसको दुनिया में बहुत अच्छी कंपनी माना जाता है। भारत के अंदर भी ये खूब सारे उत्पाद बनाती है, खूब सारे उत्पाद बेचती है। ग्लैक्सोस्मिथलाइन के ऊपर एक जुर्माना किया गया जिसमें यह पता लगा कि ग्लैक्सोस्मिथलाइन ने अपनी कुछ दवाएं जारी की थी, कुछ दवाएं जिसमें एंटी डिप्रेशन की एक दवा थी पैक्सिल के नाम से, वेल्बुट्रिन के नाम से एक और दवा थी, अस्थमा की दवा थी एडवेयर के नाम से, और मिर्गी की एक दवा थी लेमिक्टाल के नाम से, और मितली और उल्टी की दवा थी जोफ्रान के नाम से। ये जो दवा इन्होंने बनाई, ये जीएसके को, ग्लैक्सोस्मिथलाइन को बहुत अच्छी कंपनी एक माना जाता है। ये दवा, इसमें से कोई दवा मिर्गी की दवा थी, कोई मल्टी की दवा थी, कोई उल्टी की दवा थी, कोई अस्थमा की दवा थी, कोई एंटी डिप्रेशन की दवा थी। जब इन दवाओं को बनाया गया तो इन दवाओं को बनाया गया था अस्थमा के लिए, मिर्गी के लिए, मितली के लिए और उल्टी के लिए या एंटी डिप्रेशन के लिए। इन दवाओं का प्रचार करते हुए इनको बेच दिया किसी और काम से। मतलब दवा का अप्रूवल लिया कि ये दवा नींद की गोली के रूप में काम करती है, उसका प्रचार प्रसार किया, डॉक्टर को रिश्वत दी, डॉक्टर को कैटलॉग छपवाकर, अखबार में विज्ञापन छपवाकर, टीवी के ऊपर विज्ञापन दिखाकर उसको बेच दिया। जो सिरदर्द की दवा थी उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के नाम पर, दवा जो घुटने के दर्द थी उसको नींद आने की दवा के नाम पर बेच दी, और बेचने के बाद करोड़ों डॉलर कमा लिए। और करोड़ों डॉलर कमाने के बाद जब एफडीए को यह पता लगा कि इन्होंने तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, तो उनके ऊपर, जीएसके के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया गया, क्रिमिनल केस चलाया गया। देखिए, जब कोई गलती होती है, जब कोई लेन देन में भूल चूक में गलती होती है तो क्रिमिनल केस नहीं बनता, सिविल केस बनता है। और जो सिविल मुकदमे हैं, उस सिविल मुकदमों में कोई बहुत बड़ी कोई देनदारी, बहुत बड़ा कोई सजा तय नहीं होती। उनको यह माना जाता है कि क्लरिकल मिस्टेक है, लेन देन की मिस्टेक है, जिसको लेन देन से निपटाया जा सकता है। लेकिन जुलाई 2012 में जीएसके के ऊपर $3 बिलियन का जुर्माना लगाया गया, और ये जो जुर्माना था ये आपराधिक, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए और इसके साथ साथ सिविल लाइबिलिटी के लिए तय किया गया। ये $3 बिलियन को यदि हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आज के हिसाब से ये 22,500 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आप देखिए, जीएसके जैसी कंपनी जो अपनी दवा को बेचते हुए डॉक्टरों को रिश्वत देने का काम करती है, जबरदस्ती प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने का काम करती है, एक दवा को 7 दिन खिलाना है उसको 15 दिन खिलाने का काम करती है, एक दवा किसी और काम के लिए बनी है उसी को किसी और काम के लिए प्रयोग करने का काम करती है, तो कितना बड़ा पाप ये कंपनियां कर सकती हैं, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो इसके ऊपर जो उसने डॉक्टरों को रिश्वत दी, जो उसने क्रिमिनल अपराध किए, इसके ऊपर 22,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आगे अगर हम चलें तो एक और बड़ी कंपनी का नाम आपने सुना होगा। अभी हमने मर्क की बात की, उसके बाद ग्लैक्सोस्मिथलाइन की बात की, उसके बाद हम बात करने वाले हैं फाइजर नाम की कंपनी की। फाइजर के बारे में यह माना जाता है कि ये जो कंपनी रिसर्च करती है, ये दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च करती है। इसके पास बहुत बड़ी रिसर्च लैब है। और ये जो फार्मा कंपनी है, एक बड़ा झूठ बार बार बोलती है। वो कहते हैं कि हम बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में जो खर्च होता है उसकी वजह से हम दवाइयों को महंगी बनाते हैं। मतलब एक टेबलेट जो उन्होंने बनाई, उस टेबलेट की कॉस्ट आती है 10 पैसे,
और उनको वो टेबलेट, एक टेबलेट जो 10 पैसे वाली टेबलेट है उसको कई हजार गुना ज्यादा, एक 10 पैसे की टेबलेट को 50 रुपए में, 100 रुपए में बेचना है, कई हजार गुना ज्यादा करके। तो वो तर्क क्या देती हैं कि हमने जो इस टेबलेट को बनाने में रिसर्च की है ना, उस रिसर्च में हमारे साइंटिस्ट, हमारे 200 साइंटिस्ट की टीम एक लैब में एनिमल ट्रायल करते हुए, कंट्रोल ट्रायल करते हुए, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हुए हमने 20 साल तक इसके ऊपर रिसर्च की है। तो हमारा हजारों करोड़ डॉलर खर्च हुआ है, उस खर्च की भरपाई करने के लिए हमने 10 पैसे की जगह इसका 100 रुपए का मूल्य लिखा है। ये सब झूठ तब झूठ साबित हो जाता है जब उस दवा के ऊपर, जो रिसर्च की हुई दवा है, जब उसको बाजार से वापस लिया जाता है तो पता लगता है कि ये दवा किसी को ठीक करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि और ज्यादा बीमार करने के लिए बनाई गई थी। तो फाइजर कंपनी के ऊपर भी अमेरिका में जुर्माना लगा है। फाइजर कंपनी ने बेक्स्ट्रा के नाम से एक NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का अप्रूवल लिया। इस ड्रग का जब उन्होंने अप्रूवल लिया, जिसका उपयोग के लिए उन्होंने अप्लाई किया FDA में, तो कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, और जो माताओं बहनों को मासिक धर्म में जो पेन होता है, उस मेंस्ट्रुएशन में जो दर्द होता है, उस दर्द के सिम्टम का इलाज के लिए है। 2001 में उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, 2001 में FDA ने अप्रूवल भी दे दिया। और ये देखिए, जो FDA है ये दुनिया का सबसे अच्छी कंट्रोल एजेंसी है, लेकिन इस FDA की भी मैं बात करूं तो इस FDA के अंदर भी जो अधिकारी हैं, वो आधे से ज्यादा अधिकारी फार्मा कंपनियों के पेरोल पर रहते हैं। इस FDA को अपने डिपार्टमेंट में एक कप चाय का पीने के लिए, एक कप कॉफी का पीने के लिए, अपने यहाँ पेंसिल खरीदने के लिए भी जो उनके पास पैसे आते हैं, वो पैसे फार्मा कंपनियों से आते हैं। तो जो एजेंसी, जो पुलिस वाला, जो गार्ड चोर से पैसे लेगा, चोर के पैसे से चाय पिएगा, चोर के पैसे से खाना खाएगा, वो चोर को रोकने का काम नहीं करेगा, बल्कि चोर को यह बताने का काम करेगा कि यहां पर अब मालिक नहीं है तो जाकर चोरी कर लो। तो ऐसा ही कुछ FDA के केस में होता है। तो FDA ने 2001 में इसको अप्रूवल दिया, बेक्स्ट्रा नाम की एक दवा को, और जब इसको 2001 में अप्रूवल दिया तो इस दवा को खूब बेचा गया। इस दवा को बेचते हुए दावे किए गए कि इस दवा से आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। और जैसे ये दवा बिकी तो दवा बेचने के बाद ये पता लगा कि इस दवा से तो हार्ट अटैक होता है, आर्थराइटिस तो ठीक नहीं होता, लेकिन आर्थराइटिस ठीक होने के स्थान पर हार्ट अटैक होता है। तो फाइजर ने खुद 2005 में कहा कि हम इस दवा को वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब भी अब दवा मार्केट में बिकती रही, क्योंकि उनके पास कई हजार केसेज आ चुके थे और अब भी ये दवा मार्केट में बिकती, और कोई इसकी जांच कर लेता तो फाइजर के ऊपर लंबा चौड़ा मुकदमा हो सकता था। उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर, साइंटिस्ट से लेकर, सारे लोगों को जेल के अंदर बंद करके फांसी दी जा सकती थी। तो उन्होंने खुद से ही जब देखा कि इससे हजारों लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो अप्रैल 2005 में अप्रूवल के 5 साल बाद उन्होंने इस दवा को वापस ले लिया। जब उन्होंने इस दवा को वापस ले लिया तो सितंबर 2009 में, 4 साल बाद, ये पता लगा कि ये जो गठिए की दवा है बेक्स्टा, और ये जो उन्होंने जो एंटीसाइकोटिक दवा जियोडन के नाम से बनाई है, और इसके अलावा उनकी जो जाइवोक्स के नाम से एंटीबायोटिक दवा है, और मिर्गी की दवा जो उन्होंने लाइरिका के नाम से बनाई है, इन दवाओं की अवैध मार्केटिंग के लिए इन्होंने जिस चीज के लिए बनाई उससे अलग चीज के लिए, और इस दवा को लिखवाने के लिए डॉक्टरों से रिश्वत देने से लेकर और दूसरे जो आपराधिक कृत्य किए हैं, उन आपराधिक कृत्यों को सितंबर 2009 में दोषी पाया गया, और कोर्ट ने, यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइजर पर $2.3 बिलियन, मतलब 17,250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब ये जो 17,250 करोड़ रुपए हैं, ये बहुत बड़े हैं। पतंजलि जितना सामान एक साल में बेचती है ना, उसके टर्नओवर से भी ज्यादा है। इन 17,000 करोड़ रुपए में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ आबादी को 1 महीने का राशन मिल सकता है, उनका 1 महीने का पूरा गुजारा चल सकता है। तो 17,250 करोड़ रुपए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, और ये उस समय का सबसे बड़ा जुर्माना था। अब एक बार फिर हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की हमने जो पिछले 2 एपिसोड में बात की थी, वो केवल बेबी पाउडर के बारे में बात की थी कि पाउडर से कैसे कैंसर होता है। और देखिए, ये फार्मा कंपनी बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी है। इनके लिए किसी जज को, किसी FDA के मेंबर को, किसी यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के मेंबर को, किसी WHO के अंदर, WHO का डायरेक्टर कौन होगा, वो फार्मा कंपनी तय करते हैं। यूएस के, मैं यदि
चाहे डेमोक्रेट की बात करें या रिपब्लिक की बात करें, उनका जो राष्ट्रपति होता है वो इन फार्मा कंपनियों के जेब में होता है। एक ऊपर वाली जेब में होता है, एक नीचे वाली जेब में होता है। जिसमें डॉलर भरे होते हैं वहीं पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जाता है। और ये जो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो, ये जो सारी पार्टियां हैं ये पैसे से चलती हैं। और जो सबसे बड़ा पैसा है वो सबसे ज्यादा पैसा फार्मा कंपनियों के पास है, सबसे ज्यादा पैसा हथियार कंपनियों के पास है। तो इस मेडिकल माफिया की जेब में अमेरिका के सारे राष्ट्रपति होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। तो इनके खिलाफ कोई विपक्षी दल भी बोलने का काम नहीं करता। तो ये सब लोगों को, जज को, जूरी मेंबर को, सरकारी वकील को, टेस्ट करने वाली लैब को, लैब में टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन को, लैब के डायरेक्टर को, जो नियामक एजेंसी है उस नियामक एजेंसी को, जो इनके खिलाफ जांच करे, उस आवाज उठाने वाले, चेतावनी देने वाले विसल ब्लोअर को, ये सबको प्रभावित कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लालच दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, ये ताकतवर बहुत हैं। और इतनी ताकतवर हैं कि किसी भी देश का हेल्थ मिनिस्टर भी चाहे तो वो हेल्थ मिनिस्टर भी इनके सामने बहुत छोटा हो जाता है। मैं यदि एग्जाम्पल भारत सरकार का दूं तो भारत में हेल्थ मिनिस्ट्री का एक साल का बजट, अगर मैं 2 साल पहले तक की बात करूं तो 60,000 करोड़ होता था। आज भी वो बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 1 लाख करोड़ है। तो इस 1 लाख करोड़ के बजट की हेल्थ मिनिस्ट्री है। इस हेल्थ मिनिस्ट्री में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को क्या कुछ 100 करोड़ रुपए, कुछ 1000 करोड़ रुपए खर्च करके उन सबको साम दाम दंड भेद से प्रभावित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं जिनके कारण ये देश और दुनिया चल रही है। वो ईमानदार व्यक्तियों के कारण ही ये मुकदमे होते हैं, ईमानदार व्यक्तियों के कारण ही ये जांचें होती हैं, और ईमानदार व्यक्तियों के कारण ही ये जुर्माने लगाए जाते हैं या दवाएं वापस ली जाती हैं। आप कल्पना कीजिए, ये तो हमने ईमानदार व्यक्तियों की बात की, ऐसे कितने मुकदमे होंगे, ऐसे कितने केस होंगे, ऐसी कितनी दवाएं होंगी जिसमें आवाज उठाने से लेकर, लैब की जांच की रिपोर्ट से लेकर, लैब के टेक्नीशियन से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, जज से लेकर, केस लड़ने वाले सरकारी वकील से लेकर, केस की जांच करने वाली नियामक एजेंसी से लेकर बाकी लोगों को प्रभावित नहीं किया गया हो। ऐसे कितने केस होंगे जो कागजों के अंदर, फाइलों के अंदर, पैसे के अंदर, डॉलर के अंदर, साम दाम दंड भेद के अंदर दब गए होंगे। उनकी अगर हम कल्पना करें तो जिन केसेस में सजा हुई है या जुर्माना हुई है, उससे कई गुना ज्यादा वो केसेज हैं जिनमें सजा नहीं हुई, जिनमें कोई जुर्माना नहीं हुआ। मैं अब अगर जॉनसन एंड जॉनसन की बात करूं तो जॉनसन एंड जॉनसन ने एक दवा लॉन्च की 1993 में। ये कहा कि हम एक दवा लाए हैं रिस्पेस्डल के नाम से। ये दवा सीजोफ्रेनिया के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए बड़ा काम करती है। 1999 में जॉनसन एंड जॉनसन ने इस दवा का अप्रूवल लिया, एफडीए से इसकी अनुमति ली और पूरी दुनिया में बेचनी शुरू की। रिस्प्रेडल के उपयोग से, इस दवा के उपयोग से नुकसान का पहला मुकदमा 2010 में 17 साल बाद आया। 21 साल के एक व्यक्ति ने कहा कि उसने 1999 से लेकर 2004 तक केवल 5 साल तक इस दवा का प्रयोग किया। लेकिन इस दवा का जो उसने प्रयोग किया वो सिजोफ्रेनिया के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए प्रयोग नहीं किया, बल्कि जो इसने प्रयोग किया वो इसने किसी और बीमारी के लिए, अपने शारीरिक और भावनात्मक आघातों से मुक्ति पाने के लिए, पागलपन के लिए, चिंता और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया। और उसने कहा कि 5 साल जब मैंने इस दवा को खाया तो दवा को जिस बीमारी को दूर करने के लिए खाया वो बीमारी तो दूर हुई नहीं, बल्कि हुआ क्या कि मेरे अंदर गाइनोकोमास्टिया यानी पुरुषों के अंदर स्तनों का विकास हो गया, महिलाओं की तरह स्तन हो गए, और उनका शारीरिक और भावनात्मक ऐसा धक्का लगा कि वो ये समझ नहीं पाया कि मैं औरत हूं या पुरुष हूं। पुरुष के अंदर औरतों के गुण आने शुरू हो गए, उसका परिवार टूट गया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके बच्चों को स्कूल के अंदर सारे लोग चिढ़ाने लगे। तो उसने केस किया, और केस किया तो उसके ऊपर पहला मुकदमा जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर 2010 में दवा लॉन्च करने के 17 साल बाद किया गया। 17 साल बाद जब ये मुकदमा किया गया तो ये पाया गया, कोर्ट में जांच हुई, कई सालों तक जांच चलती रही, मुकदमा चलता रहा। जॉनसन एंड जॉनसन ने बड़े से बड़े वकील खड़े किए, और वकील खड़ने के बाद पता लगा, खड़ा करने के बाद पता लगा कि रिस्प्रेडल और इनवेजा और नेट रेकोर नाम की जो दवाएं हैं, इनकी
जो इन दवाओं को प्रमोशन के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी, और ये दवा जिसके लिए बनाई गई थी, जिसके लिए अप्रूवल लिया गया था, उन दवाओं के अलावा, उन बीमारियों के अलावा दूसरी बीमारियों में भी इनको बेचा गया। तो कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को भयंकर दोषी पाया और दोषी पाकर 2.2 बिलियन अर्थात 16,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो आप देखिए ये कंपनियां कितनी खतरनाक है। अगर ये कंपनियां अमेरिका जैसे देश में धोखाधड़ी कर सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, हार्ट अटैक कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, तो भारत जैसे देश में जहां ना कोई लैब है, ना कोई शिकायत कर सकता, ना कोई जागरूक जनता है, 70% जनता ऐसी है जिनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, जिसको पढ़नी आती है वो अगर कहीं किसी कोर्ट में, थाने में, मुकदमे में चला जाए तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई केस कर दे तो ये कंपनियां सबसे पहले लैब को खरीद लेंगी, उसके बाद जांच करने वाली एजेंसी को खरीद लेंगी, पुलिस को प्रभावित कर देंगी, कोर्ट को प्रभावित कर देंगी। इन सब में भी अगर कुछ हो जाए तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट है, जो हमारी नियामक एजेंसियां हैं, उनके अंदर ऐसे लूप होल खोज लेंगी, हमारे कानून के अंदर ऐसी गलतियां निकाल लेंगी कि इनको सजा नहीं दी जा सकी। मैं इसके ऊपर और रिसर्च करता हूं कि ऐसी कौन सी दवाइयां और कंपनी हैं जिनके ऊपर आज तक भारत में मुकदमे हुए। वापिस लेना नहीं, भारत के अंदर मुकदमे कितने दवा कंपनियों को हुआ और कितनी दवा कंपनियों को नकली दवा, जहरीली दवा, नुकसानदायक दवा बनाने से कितनी दवा कंपनी के मालिकों को जेल में भेजा गया, इसका रिकॉर्ड भी मैं आपके सामने रखता होने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।